सभी शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए कक्षा 8 के पाठ 4 खनिज एवं धातु के महत्वपूर्ण बिंदु का शॉर्ट नोट और इसके अभ्यास प्रश्न लेके आया हूँ। आप लोग इसका लाभ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना तथा प्लेटिनम। ये तत्व के रूप में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये यौगिक के रूप में नहीं पाए जाते। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। इसलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि जिन खनिजों से निष्कर्षण किसी भी धातु का सरलता से नहीं होगा और अधिक लागत होगी, वे खनिज अयस्क नहीं हो पाएंगे। अयस्क के लिए ये चीज़ें हैं कि उससे अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। आगे देखिए बच्चों, मैग्नीशियम धातु का अयस्क क्या होता है बच्चों? मैग्नेसाइट। जिंक का अयस्क कैलेमाइन, लेड का अयस्क गैलेना, कॉपर का अयस्क कॉपर ग्लांस, लोहा का अयस्क हेमेटाइट, बहुत बार पूछा है बच्चों, और एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट, कैल्शियम का अयस्क जिप्सम भी होता है बच्चों, चूना पत्थर भी होता है। अयस्क से धातु अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को बच्चों धातु कर्म मेटलर्जी कहते हैं। जो भी अयस्क हैं उनसे धातु या धातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को क्या कहते हैं बच्चों? धातु कर्म कहते हैं। सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा जो है द्रव होता है। इसको आप लोग जरूर याद करिएगा कि कौन सी धातु ऐसी है जो कि द्रव होती है। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका ठोस रूप में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका उत्तर आप लोग बच्चों बताएंगे ब्रोमीन। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं, और अधिकांश धातुएं जो ठोस होती हैं वह मुलायम होती है। कार्बन का अपरूप हीरा सबसे कठोर होता है। अधातुएं धातुओं के समान चमकीली नहीं होती। अगर हम इसके गुणों के आधार पर बात करेंगे तो बच्चों, धातु को अगर काटा जाता है तो उसमें चमक दिखाई देती है, लेकिन अधातुओं को काटने पर चमक नहीं दिखती है। धातुओं को पीटकर चादरों को रूप में परिवर्तित करने के गुण को अघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं बच्चों? अघात वर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी में अघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है, जबकि अधातुओं को अगर पीटेंगे तो ज़्यादातर क्या होती हैं? वो टूट जाती हैं। लेकिन धातुएं टूटती नहीं है, वो क्या हो जाती है? फैल जाती हैं, चादरनुमा बन जाती हैं। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुणों को क्या कहते हैं बच्चों? तन्यता। अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि बच्चों 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें अघात वर्धनीयता का गुण कितना होता है। और 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितने मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है बच्चों? 2 किलोमीटर लंबा तार। तो इसका मतलब इससे क्या पता है? इसमें तन्यता का भी गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सभी धातुएं विद्युत के सुचालक हैं, क्योंकि इनमें विद्युत का प्रवाह होता है। जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है उसे विद्युत की सुचालक कहते हैं। तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अधिकांश अधातुएं जो होती हैं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। केवल इसका एक अपवाद है बच्चों कि कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है?
धातु है, क्या धातु है बच्चों? तो यह अधातु है, कार्बन का है या प्रूफ है, लेकिन यह जो है सुचालक होता है। तो इसको भी आप समझिए, कौन सी अधातु ऐसी है जो कि विद्युत का सुचालक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें ऑक्सीकरण से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगर बाहर ऑक्सीजन में खुले में रख देंगे तो ये जो है ऑक्सीकरण कर लेते हैं। तो ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करिए। सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें बचाने के लिए कहाँ रखते हैं बच्चों? मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। आगे देखिए, जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनसे धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। जर्मेनियम उदाहरण क्या है? जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को बच्चों उपधातु कहते हैं। धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। लोहे पर भूरी परत, जंग जिसको हम लोग कहते हैं, किसके कारण होती है बच्चों? तो आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होती है। लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होती हैं? ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति। लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है? ऑक्सीजन, वायु में जो उपस्थित होती है, तथा नमी। अगर नमी है तो जंग लग जाएगा। एल्यूमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जिससे उसकी धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। तो एल्युमिनियम की सतह पर किसकी परत जम जाती है बच्चों? एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तांबे के बर्तन में हरे रंग की परत जो होती है वो क्या होती है बच्चों? कॉपर कार्बोनेट। और चांदी के ऊपर काले रंग सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण होती है। इससे धातु धीरे धीरे उनका संक्षारण होता है। संक्षारण का मतलब आप समझिए एक बार, धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, यानी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए उपाय क्या क्या करते हैं बच्चों? हम अगर पेंट का लेप उस पर कर दें, पेंटिंग कर दें, ग्रीस या तेल लगा कर जहाँ पेंटिंग नहीं हो सकती है, जैसे कब्जे वगैरह में, गैल्वेनीकरण, धातु चढ़ाना और विद्युत लेपन। पांचवा होता है मिश्र धातु बनाकर। यहाँ आपको हम ये दो चीज़ें तो कॉमन है, पेंट का लेप, पेंटिंग कर देंगे, ग्रीस या तेल, जैसे आप जहाँ पर भी बेरिंग वगैरह है वहाँ पर हम लोग ग्रीस तेल से उसमें जंग लगने से बचाते हैं। लेकिन गैल्वेनीकरण क्या है इसको देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देना, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक परत जम जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक परत जम जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। आप लोग जो बक्सा वगैरह देख रहे हैं वो लोहे पर इसी तरीके से गैल्वेनीकरण करके उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, फिर उसको बक्सा वगैरह बनाया जाता है। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम, इसमें गलती से लिखा गया है बच्चों क्रामियम, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ओ की मात्रा रहेगी, क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, इससे भी लोहे का क्षरण रुकता है। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो मिश्र धातु से भी धातु का संक्षारण रुकता है, जैसे, और उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। पीतल किसका किसका मिश्रण है बच्चों? तांबा एवं जस्ता का। कांसा तांबा एवं टिन का। सोल्डर सीसा एवं टिन का। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकिल। तो पीतल और कांसा को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों, आप लोग देखिएगा, पीतल दोनों में त है, तांबा और जस्ता में, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। पीतल में त है
और तांबा और जस्ता में होता है। तो पीतल किसका किसका मिलके बना है? तांबा एवं जस्ता का है। कांसा तांबा एवं टिन का है। सोल्डर शीशा एवं टिन। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल। चलिए पिग आयरन, जिसे हम कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहते हैं, इसमें लोहा कितने परसेंट होता है बच्चों? 93% और कार्बन 4 से 5% होता है। इस्पात में आयरन 98.8 से 99.8%। कार्बन इसमें 0.25 से 1.1% तक करीब करीब होती है। पिग आयरन तथा इस्पात एक प्रकार की मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें कि 100% आयरन नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ और चीज़ें मिली हुई हैं। चलिए हम लोग इसके प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तुओं में जंग लग सकता है? आप देखिए, लकड़ी की मेज पर नहीं लगेगी, स्टील की कुर्सी में नहीं लगे, तेल लोपित लोहे की छड़ में भी नहीं लगेगी, लेकिन खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़ पे लग सकती है। बॉक्साइट किसका है बच्चों? तो एल्युमिनियम का है। सोडियम धातु को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? नमी और ऑक्सीजन। धातु से तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं बच्चों? तन्यता। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क। हीरा कार्बन का रूप है, बिल्कुल सही है। हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है? नहीं, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, गलत है। धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल सही है। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है? नहीं, अधात्विक खनिज है। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, बिल्कुल सही है। अब मिलान कर लीजिए। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। गैलेना लेड का अयस्क है। हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। और पायरुलूसाइड ये मैग्नीटो कहते हैं बच्चों, ये जो है मैग्नीज का अयस्क है। और संक्षिप्त उत्तर है, आपको हमने नोट्स में दे दिया है। तो खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है बच्चों? अयस्क वो होते हैं जिसमें से कि हम कोई भी धातु मेटल तत्व निकालें और वो जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो, आसानी से निकले। और खनिज वो है जिसमें तत्व है, कुछ उपस्थित हैं, बहुत सारे यौगिक के रूप में उपस्थित हैं, वो खनिज हैं। लेकिन अयस्क वही होंगे जिनसे हम प्रॉफिटेबल ढंग से सरलता से हम निकाल सकें, तो वो अयस्क होते हैं। अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं बच्चों? तो ऑक्साइड के रूप में। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम? सोना तथा प्लेटिनम। किसी एक द्रव धातु का नाम क्या होता है? पारा। और बच्चों ये इसको आप लोग करिएगा, अगर कोई दिक्कत होती तो कमेंट में आप डालिएगा, हम इसके उत्तर आपको डालेंगे। चलिए, आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छा लगेगा और आप लोग इसको करिए। क्रमशः मैं आगे अगला चैप्टर भी 60 नोट के रूप में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको लिख करके आपको देता हूँ। हमारे शिक्षक साथियों को भी इससे मदद मिलेगी। और प्यारे बच्चों, आप लोग भी इसको लिखिए, याद करिए और परीक्षा में सफल होइए। थैंक यू बच्चों।